गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की इस क्लास में हम लोग टॉपिक कर रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा पुनर्जागरण चल रहा था और आज से क्योंकि क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पर ही कंटिन्यू रहेंगी, तो आपको यूट्यूब पर जो महिला महाविद्यालय का नाम से चैनल है उसको आप लोग देखें और रेगुलर क्लासेस अपनी लें। तो पुनर्जागरण काल की विशेषताएं हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में ये पुनर्जागरण देखने को मिलता है और उसमें एक प्रमुख क्षेत्र था साहित्य। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण जो है वो हुआ था। तो आज हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में हुए पुनर्जागरण की। आप देखो, ये माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य में जो कुछ लिखा जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से लिंक्ड होता है। तो पुनर्जागरण काल में जो साहित्य की रचना हुई उसमें किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप देखिए, जो साहित्य था उसके जो टॉपिक थे, आपको याद हो, हम लोगों ने जो भारतीय पुनर्जागरण है उसको थोड़ा बहुत आई थिंक राजस्थान हिस्ट्री में शायद देखा था। हाँ, जब दयानंद सरस्वती जी वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, तो जो सोशल चेंजेस हुए, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, उसके बारे में पढ़ा था। नाउ अब जो हम साहित्य की बात करते हैं तो आप देखिए कि हमारे भारत में भी यदि प्राचीन समय का हम देखें साहित्य, तो उसकी विषय वस्तु जो थी वो डिपेंड किस पर थी? धार्मिक विषयों। साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, धर्म ही प्रमुख विषय माने जाते थे। और सेम जैसा अभी हमने जितना भी इसको सेकंड पार्ट को करा है वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि वहाँ पर भी धर्म का प्रभाव काफ़ी अधिक था और चर्च के माध्यम से जो कुछ कहा जाता था उसको स्वीकार किया जाता था। अब साहित्य जो लिखा जाता था स्वाभाविक है उसमें भी ईसाई धर्म, चर्च, पोप, पादरी आदि से संबंधित बातें ही उसमें लिखी जाती थी। स्वर्ग है, नर्क है, ये लोग, परलोक, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो विषय वस्तु थी लिटरेचर की यूरोप में भी। अब परिवर्तन आने लगे और वो परिवर्तन क्या थे? विषय वस्तु में परिवर्तन होने लगा। आपको एक विचारधारा बताई थी, पेट्रार्क जिसके प्रवर्तक थे, मानववादी विचारधारा, और उस विचारधारा के कारण काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मानववादी विचारधारा में मानव के विषय में सोचना, मानव के इस लोक के बारे में, इस लोक को सुखी समृद्ध बनाना, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब देखो, पुनर्जागरण से पहले की यदि हम बात करें, जो यूरोप में साहित्य लिखा जाता था उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या होती थी? धर्म। उसकी मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन, रोमन और यूनानी। यूनानी और लैटिन भाषा में साहित्य ज़्यादा लिखा गया। फिर कुछ नई भाषाओं का आविर्भाव हुआ जिनमें रोमन, जो भीतरी भागों में जिन भाषाओं का उदय हुआ, जिनमें फ्रेंच, इटालियन आदि लैंग्वेजेस थी, वो रोमन्स भाषाओं में आई। और जो उत्तरी पार्ट्स में आपके नॉर्थ पार्ट में जो आपकी भाषाएं डेवलप हुई वो जर्मनिक भाषाओं के नाम से जानी जाती हैं। तो इस तरह से ये नई भाषाएं जो थी वो प्रचलित हुई। अब साहित्य में क्या लिखा है, साहित्य में क्या समझाना चाहता है, साहित्य किस प्रकार की शिक्षा देना चाहता है, ये कब पता चलेगा? जब आप उस साहित्य का अध्ययन करें। और आप साहित्य का अध्ययन करने में कब सक्षम होंगे? जब वो साहित्य आपको अपनी भाषा में मिला। तो स्वाभाविक है, हमारी अपनी भाषा जो हमारी मदर टंग होती है वो हमारे लिए अध्ययन करने के लिए भी, समझने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तो यूनानी और लैटिन भाषा जो थी वो आम भाषा नहीं थी, आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। अब ये जो जर्मनिक एंड रोमन भाषाएं, रोमन्स भाषाएं जो डेवलप हुई,
इनमें क्षेत्रीय भाषाएं या मातृभाषा जो थी उसका उद्भव होने लगा और साहित्य का सृजन भी उसी में किया जाने लगा। लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ा, समझा और एक नवीन जागृति साहित्य के माध्यम से लोगों में आई और ये पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं। अब साहित्य विभिन्न भाषाओं में लिखा गया, अलग अलग देश, उनकी अलग अलग भाषाएं। हम लोग एक चीज़ पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पुनर्जागरण पर लेंदी क्वेश्चन आता है, इटली में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण क्यों हुआ? इसका मैंने आपको शॉर्ट में आंसर भी बताया था। इटली जो है सबसे ज़्यादा धनी और समृद्ध देश था। पुनर्जागरण के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो सारी कंडीशंस वहाँ पर अवेलेबल थी और इसीलिए सर्वप्रथम पुनर्जागरण इटली में हुआ। अब चूँकि पुनर्जागरण पहले इटली में हुआ तो स्वाभाविक है कि साहित्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन हमें देखने को मिले वो भी सर्वप्रथम इटली में ही थे। तो आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इटालियन साहित्य, इटालियन लिटरेचर या इतावली साहित्य। ठीक है, इसमें आप देखिएगा दो महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए, दांते और पेट्रार्क। आपने एक कृति का नाम सुना होगा जो मेरे साल के अभी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट, आज आई थिंक हिस्ट्री का ही पेपर है बट फर्स्ट पार्ट है। तो मैंने उनको बताया भी था कि 2 नंबर के लिए डिवाइन कॉमेडी या दांते ये तैयार आपको करना है, क्योंकि दांते जो इटालियन साहित्यकार था ये उसकी प्रसिद्ध कृति है डिवाइन कॉमेडी। अब देखो दांते की मातृभाषा जो थी वो थी तुस्कानी। ठीक है, दांते की मातृभाषा थी तुस्कानी और उसने अपनी इस प्रसिद्ध रचना का कृति का जो लेखन किया, जो कृति की रचना की वो तुस्कानी भाषा में ही उसने की थी। अब जो तुस्कानी भाषा थी उसमें जब ये लिखा गया तो लोगों ने इसको पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो तुस्कानी बोलते थे उन्होंने इसका अध्ययन किया और इस डिवाइन कॉमेडी के माध्यम से जो संदेश दांते देना चाहता था उसको उन्होंने इजीली समझा। देखिए जनरली मैसेज वही था कि जो रूढ़िवादिता, जो अंधविश्वास, जो दकियानूसी ख्यालात उस समय प्रचारित किए गए थे और उससे लोगों के दिमाग पर एक इस तरह का आवरण छा गया था कि वास्तविकता उससे काफ़ी परे थी। अब उस वास्तविकता के दर्शन ये हमारे जो साहित्यकार थे वो आम जनता को करा रहे थे, उनकी अपनी भाषा में साहित्य का सृजन करके। डिवाइन कॉमेडी एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है और इसके साथ साथ या इसके अलावा दांते ने कुछ गंभीर रचनाएं भी लिखी। उन गंभीर रचनाओं के आप नाम लिखेंगे द मोनर्शिया, द वल्गरी इलोक्योशिया। ये उसकी गंभीर भाषाएं हैं जो उसने लैटिन भाषा में लिखी थी। अब दोबारा एक बार बात करते हैं डिवाइन कॉमेडी की। जो डिवाइन कॉमेडी रचना है दांते की, असल में उसमें क्या बात है कि जैसा कि ये तो कॉमेडी से क्लियर ही हो जाता है, कुछ हास्य व्यंग इसमें दांते द्वारा दिए गए हैं। अब उसमें आप देखेंगे कि जो हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं जनरली उस समय में भी चर्च के माध्यम से बार बार लोगों को इस तरह का भय बनाया गया था। मैंने आपको बताया भी है कि
आप जो भी कमा रहे हैं, जो आपकी अर्निंग है, उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा आपको चर्च को कर के रूप में देना पड़ता था। देखिए, धनी लोगों के लिए एक हिस्सा निकालना वो इजी होता है कि आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और उसमें से कुछ परसेंट यदि आप टैक्स दे रहे हैं तो वो आप इजी गोइंग कर सकते हैं। लेकिन जो किसान हैं, मजदूर हैं, आज की तरह उस समय में भी लिमिटेड इनकम थी और उस लिमिटेड इनकम में से उन्हें काफ़ी सारा हिस्सा चर्च को देना होता था। नहीं देने पर यही बात कही जाती थी कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, चर्च की अवज्ञा करेंगे, तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। धर्म के नाम पर भय क्रिएट किया जा रहा था, लोगों में एक अजीब सा टेरर था और उसी टेरर की वजह से वो चर्च की हर बात को एक्सेप्ट करते थे। तो जहाँ स्वर्ग नर्क की बात आती है, कहा भी जाता है यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो नर्क की प्राप्ति होगी। तो जीवात्मा जब मृत्यु के पश्चात शरीर छोड़ती है तो उसकी स्वर्ग और नर्क की काल्पनिक यात्रा का विवरण द डिवाइन कॉमेडी में दांते ने किया है। फिर उसकी ये गंभीर रचनाएं थीं और अपनी इन रचनाओं के माध्यम से दांते ने लोगों को विभिन्न संदेश दिए और उनको जागरूक करने का कार्य किया। इसके बाद हम बात करते हैं पेट्रार्क की, जो मानववादी विचारक था, मानववाद विचारधारा का प्रवर्तक था और पुनर्जागरणकालीन साहित्य में पेट्रार्क की कृतियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें आप देखिए, मानववाद पर अपनी इन कृतियों में उसने विशेष रूप से जोर दिया है। पेट्रार्क इटली के 5 प्रसिद्ध नगर थे जो काफ़ी समृद्ध थे और उनमें एक नगर था फ्लोरेंस। पेट्रार्क इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था। कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। पेट्रार्क को जब दिया जाता है तो आप लिखेंगे उसमें पेट्रार्क मानववादी विचारधारा का प्रवर्तक था और इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था। तो ये आप याद रखिएगा, पेट्रार्क फ्लोरेंस का निवासी था और उसे जो यूनानी और लैटिन साहित्य है उसमें विशेष रुचि थी और इसलिए उसने उनका काफ़ी गहन अध्ययन किया था। आपने सोनेटो पढ़ा होगा, जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर है। ये 14 पंक्तियों का एक गीत है, सोनेटो। और पेट्रार्क के ये 14 पंक्तियों के गीत या सैनेटो या सैनेटो अलग अलग लिखा आता है, तो यू कैन स्पेल सैनेटो। तो ये उसके विश्व विख्यात माने जाते हैं सैनेटो। और इसके अलावा उसने अफ्रीका नामक एक लंबा गीत भी लिखा था। अफ्रीका नामक एक लंबा गीत भी उसके द्वारा लिखा गया था। उसके द्वारा फैमिलियर लेटर्स भी लिखे गए जो स्पेशली मूर्ति पूजक लेखक थे, उनके बारे में यहाँ उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ये बात हो गई दांते की और पेट्रार्क की। अब इसके बाद हम बात करते हैं बोकाचियो। बोकाचियो भी इटली का एक प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार था और ये पेट्रार्क का शिष्य भी था और उसका साथी भी था। स्वाभाविक है, शिष्य और साथी था तो पेट्रार्क के जो विचार थे उन्होंने बोकाचियो को काफ़ी प्रभावित किया था। बोकाचियो द्वारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं पुनर्जागरण काल में लिखी गई और बोकाचियो की जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है वो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसकी डेकामेरन। लिखिएगा इसको, बोकाचियो की सर्वश्रेष्ठ रचना है डेकामेरन। ठीक है, ये एक प्रकार से कई सारी स्टोरीज़ हैं और उन स्टोरीज़ का संकलन ये डेकामेरन है।
और इसके अलावा और भी इटली के कई प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार हुए जिन्होंने पुनर्जागरण काल में साहित्य की रचना की और अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। अब नेक्स्ट ये हो गया आपका इटालियन साहित्य। अब आप लिखेंगे फ्रेंच साहित्य या फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांसीसी साहित्य। अब इस संपूर्ण पुनर्जागरण काल में जो फ्रांसीसी साहित्यकार थे उन्होंने भी अपना योगदान दिया और उनमें से अधिकांश साहित्यकार जो थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में ही अपने साहित्य की रचना की। देखिए उद्देश्य क्या था, चाहे वो इटालियन साहित्यकार हो, चाहे फ्रेंच साहित्यकार हो या इंग्लिश हो, उनका पर्पस एक ही था, लोगों को जागरूक करने का। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, गलत परंपराएं जो उस समय प्रचलित थी उनके विरुद्ध एक मुहिम थी इन साहित्यकारों की। अब फ्रांस में भी कई प्रख्यात साहित्यकार हुए जिनमें रेबेलास, बिलो और फ्रायर्स्ट ये महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। इनमें जो रेबेलास है उसने फ्रेंच भाषा में एक महान ओजस्वी ग्रंथ की रचना करी। उस ग्रंथ की रचना का नाम है महान गरगंतुआ का महान शासन। महान गरगंतुआ का महान शासन। स्पेशली इसमें एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स पर विशेष जोर दिया गया है और उससे एक तरह से हम ये कह सकते हैं टीका है, राजनीति और शिक्षा पर लिखी गई ये एक टीका है, महान गरगंतुआ का महान शासक। इसी प्रकार से आप देखिए इन्होंने धर्म के क्षेत्र में सुधार के कार्यों को भी अंजाम दिया और अपने रचनाओं के माध्यम से धार्मिक जो रूढ़िवादिता थी, जो अंधविश्वास थे, उनको दूर करने का प्रयास किया गया था। अब इसके बाद आप लिखेंगे इंग्लिश लिटरेचर, आई मीन अंग्रेजी साहित्य। और अंग्रेजी साहित्य जैसे आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो काफ़ी विशाल था। ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सनसेट नहीं होता। इज इट पॉसिबल? Yes, it was possible because उनका इतना विशाल साम्राज्य था। यदि इंडिया में सूर्य अस्त होता था तो इंग्लैंड में उदित हो जाता था और पूरा साम्राज्य इंग्लिश साम्राज्य था। तो ऐसी स्थिति में उनका, क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉलोनियल स्टेट थी एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स, और उस कॉलोनियल स्टेट में यदि एक उनके राज्य में या उनकी कॉलोनी में सूर्य अस्त होता था तो दूसरे में सूर्य उदित हो जाता था। इसलिए ये कहावत प्रचलित थी कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सनसेट नहीं होता। लेकिन उनकी अपनी कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाई थी। ये ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी अपमान वाली बात थी, इतना बड़ा साम्राज्य और अपनी कोई लैंग्वेज नहीं। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई जिसे अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से ही जाना जाता है। और फिर अंग्रेज लोग भी अंग्रेजी भाषा में साहित्य की रचना करने में पीछे नहीं रहे और विभिन्न प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। और उन साहित्यकारों में आपने नाम भी सुना होगा, शेक्सपियर हैं, थॉमस मूर हैं, जिन्होंने महान ग्रंथों की रचना की। अंग्रेजी भाषा में विभिन्न साहित्य जो लिखा गया, एक तो आप लिखेंगे विजन ऑफ पियर्स प्लोमेन। विजन ऑफ पियर्स प्लोमेन ये अंग्रेजी साहित्य की आरंभिक सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ये अंग्रेजी साहित्य की आरंभिक सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसके बाद आप देखिए अगली प्रसिद्ध रचना है कैंटरबरी टेल्स।
कैंटरबरी टेल्स। अंग्रेजी के महान कवि हुए हैं चौसर, उनकी ये रचना है कैंटरबरी टेल्स। इस रचना में चौसर ने कैंटरबरी की यात्रा पर निकले लोगों के वास्तविक गुण दोषों का बड़ा विनोदपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। अपने इस कैंटरबरी टेल्स में उसने एक यात्रा का बड़ा मनोविनोदपूर्ण वर्णन किया है। इसके बाद आप शेक्सपियर को ले सकते हैं, जिन्होंने अनेक दुखांत और सुखांत रचनाएं लिखी। और थॉमस मूर हैं, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। थॉमस मूर ने जिस ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ प्रसिद्ध उनका जो ग्रंथ था उसका नाम है यूटोपिया। थॉमस मूर द्वारा यूटोपिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई। यदि हम यूटोपिया शब्द को समझें तो यूटोपिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कल्पित लोक। कल्पित लोक। अब देखिए कल्पित लोक है, जैसे हम सभी मानते हैं स्वर्ग नरक की बातें अधिकांश से की जाती हैं, और वो है या नहीं, एक कल्पना है, क्योंकि वास्तविकता से सब परे हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, इनकी जानकारी सिर्फ हमें ग्रंथों से ही मिलती है। तो जैसा भी मैंने आपको बार बार रिपीट करा है कि चर्च के माध्यम से बार बार उसी कल्पित लोक के बारे में लोगों को बताया जाता था। तो इसमें पूरी उस कल्पित लोक की चर्चा ही की गई है। इसके बाद एडवर्ड स्पेंसर हैं, वो भी अंग्रेजी के महान साहित्यकार थे, जिन्होंने फेयरी क्वीन नामक ग्रंथ की रचना की। एडवर्ड स्पेंसर, जिन्होंने फेयरी क्वीन नामक ग्रंथ की रचना की। फ्रांसिस बेकन, ये भी एक महान साहित्यकार होने के साथ साथ वकील भी थे और दरबारी अधिकारी भी थे। तो एक अच्छे निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य जगत में इनकी पहचान बनी हुई है, और इन्होंने अनेक प्रकृति और भौतिक विज्ञानों से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया है। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इनकी कृति है। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इनकी कृति है, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांतों को, जो इनके विचार थे, जो इनके सिद्धांत थे, उनका प्रतिपादन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर, अंग्रेजी साहित्य के विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने अनेक दुखांत और सुखांत नाटक लिखे। इनमें आप देखिएगा जो उनके नाटक हैं, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, ये उनके ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आते हैं। ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा उनका ट्वेल्थ नाइट और द टेम्पेस्ट, रोमियो जूलियट, ये उनका दुखांत नाटक है, रोमियो जूलियट। तो ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी विलियम शेक्सपियर की, और भी काफ़ी रचनाओं का उन्होंने लेखन किया, कार्य किया, काफ़ी रचनाएं लिखी, काफ़ी कृतियाँ हैं उनकी। आप इनको और डिटेल में देख सकते हैं। और इस तरह से इटालियन, फ्रेंच आदि भाषाएं जो थी, इनके साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी साहित्य का सृजन किया गया था। आज की क्लास में इतना ही। अगली में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके।